नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट्स पर। और सर जो है अमिताभ सर, आप लोग सब कोई वाकिफ़ होंगे, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, दास बोले बिंदास, पूर्व आईपीएस। अमिताभ सर से बात करने का बहुत इच्छा था, लेकिन चूँकि मैं व्यस्त था शिक्षा सत्याग्रह के बहुत सारे काम में, तो आज मौका मिला है तो मैं आया हूँ। और आया हूँ तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि कैसे हैं आप? आप आ गए तो अच्छा हो। पहले भी अच्छा था, आप आ गए तो और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो आपको तो परेशान करते हैं बहुत लोग इंटरव्यू वगैरह? नहीं, परेशान नहीं करते। अच्छा है, मेरी बात वो इंटरव्यू के जरिए लोगों तक पहुंचती है, आम आदमी तक पहुंचती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो कल जो है जैसा कि नीतीश कुमार जी ने बेगूसराय में बोला तो कि जो है पहले लड़कियां कपड़ा पहना करती थी जी, अब ना सब कुछ ठीक हो गया। क्या कमेंट कीजिएगा इस पे? अब कमेंट देखिए क्या करना है। देखिए, पलटू राम की दिमागी हालत आप कह सकते हैं बहुत बिगड़ गई है, और इसको बोलचाल की भाषा में इसको सठियाना कहते हैं। तो हम लोग सठियाना कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से निश्चित तौर पर कि पलटू राम सठिया गए हैं और अभी प्रगति यात्रा पर हैं। दर्शकों को मालूम होगा, पहले इसका नाम महिला संवाद यात्रा था, फिर लालू ने तंज कस दिया कि ये महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं आँख सेंकने के लिए। उसके बाद फिर इसका नाम बदला गया। तो नाम तो बदला गया, लेकिन जो मुख्यमंत्री का ये है, जो उनकी हरकतें हैं वो वैसे ही रह गई हैं। अभी बेगूसराय की बात आपने की, जीविका दीदियों के बीच चले गए मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा कि 2005 के पहले कोई लड़की सब कपड़ा पहनती थी जी, अब देखिए सब पहनती है, कितना बढ़िया लगता है। तो अब ये ऐसी अनर्गल बात है। अब 2005 के पहले क्या लड़कियां निर्वस्त्र रहती थी, ये कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। तो इसको लेके तो अब विपक्ष के नेता ने भी टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि क्या पत्ते पहनकर घूमती थी 2005 के बीच। तेजस्वी यादव ने बकायदा, जब कल राहुल गांधी आए थे वो शिक्षा सत्याग्रह में भी शामिल हुए गर्दनी वागा के, तो उनको वीडियो भी दिखाया उन्होंने। बिल्कुल। तो इसमें कई बातें, एक तो ये बात है कि पिछले 1-1.5 साल से नीतीश कुमार की जो गतिविधियां हैं, जो हरकतें हैं, एकदम असामान्य हो गई हैं, एबनॉर्मल आप कह सकते हैं। 1-1.5 साल पहले याद होगा दर्शकों को कि विधानसभा में उन्होंने एक बहुत फुहड़ और एक अश्लील भाषण दिया था, है ना। कहने के लिए परिवार नियोजन पर था, लेकिन बहुत फुहड़ता से भरा भाषण था। बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा, इतना हंगामा हुआ। फिर उनमें एक नई बीमारी देखी जा रही है कि वो किसी का पैर पकड़ने लगते हैं। अच्छा। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने लगेंगे। अच्छा। कभी मीटिंग में बोलेंगे कि अधिकारी को कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। 1-2 इंसिडेंट आप बता रहे थे। हाँ, जैसे कि आप जो मरीन ड्राइव जिसको लोग कहते हैं, गंगा पथ जिसका सरकारी नाम है, उसके तीसरे चरण का काम संपन्न हुआ। वहाँ मुख्यमंत्री थे, समारोह था, उन्होंने उसको बुलाया जो भी ठेकेदार था, और उन्होंने कहा कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, और ये कह के बाकायदा पलटू राम दौड़ने लगे उसका पैर पकड़ने के लिए। मैंने वीडियो देखा था और बहुत मतलब अजीबोगरीब स्थिति हो गई कि सीनियर आईएएस अधिकारी लोग मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं कि सर रुक जाइए, और एक ठेकेदार है उसका मुख्यमंत्री पैर पकड़ने दौड़ रहे हैं। मतलब इसमें समझ में नहीं आते कि हंसा जाए कि रोया जाए। कोई मुस्लिम लीडर थे, अशफाक करीम। अशफाक करीम राज्यसभा एमपी हुआ करते थे, राजद से वो जदयू में शामिल हो गए। वो शामिल होने आए, पलटू ने उनके पैर पकड़ लिए। बताइए, कभी मोदी के पैर पकड़ लेते हैं, मोदी का हाथ देखने लगे एक दिन, कभी ऐसे करके हाथ देख रहे थे मोदी का, लगा था कि हस्तरेखा विशेषज्ञ हों। लोकसभा चुनाव के समय घूम घूम के पलटू राम कह रहे थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं, 4000 सीटें जीत रहे हैं। बताइए। और एक दिन धनुष वाला केस भी हुआ था। हाँ, वो रावण दहन के दिन, जो गांधी मैदान में रावण दहन होता है दशहरा के समय, तो सबको तीर धनुष था, तो पलटू के भी हाथ में तीर धनुष था। पलटू ने तीर धनुष लिया और ऐसे करके फेंक दिया, लगा कि रावण को ही अर्पित कर दिया, और रावण के चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित हो गया। तो देखिए एकदम लग रहा है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम उनको है। और प्रशांत किशोर ने तो अब मांग उठाई है, जोर शोर से मांग उठाई है कि भाई इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो और जो भी रिपोर्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए। सम्राट चौधरी भी जब विपक्ष में थे, वो कहते थे कि मैं अपने खर्च पर इलाज करवाऊंगा। देखिए इन लोग को, और सुशील मोदी भी बोले हैं मृत्यु के पहले, कि हम लोग अपने खर्च पर इलाज कराएंगे। आज वही सम्राट चौधरी वो पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं पलटू। तेजस्वी यादव भी बोले थे कि कोई दवा खिलाया जा रहा है इनको, क्या हो रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार ने भी यही बात कही थी, पूर्व सांसद ने, कि इनको लगता है कि आसपास के लोग कुछ मतलब नशा दे रहे हैं।
तो देखिए जो स्थिति है ये बहुत मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि इससे तो पूरे बिहार में एक तरह की अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। अब तो ये चर्चा हो रही है सत्ता के गलियारों में कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पलटू राम को मतलब बंधक बना लिया है, रिटायर्ड अधिकारी हैं। अब किसके बारे में कहा जाता है? डीजी या डीजीपी? डीके टैक्स नहीं, जो पहले कोई डीजीपी या डीजी था, अच्छा, तो उनका भी सुन रहे पैर छूने चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ? वही ना हमने कहा। तो अब तो देखिए ये स्थिति आ जाएगी, कुणाल किशोर जब जिंदा थे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप भूल जाएंगे पलटू राम कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ, वो सेक्रेटरी बताएगा। तो जो भी हो रहा है ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है बिहार कि। और एक दिन तो गृह मंत्री को खोज रहे थे, गृह मंत्री खुद उनके पास गृह मंत्रालय है। तो ये स्थिति है। जनता दरबार में कह रहे हैं कि गृह मंत्री से बात कराइए, गृह मंत्री से बात कराइए। अफसर लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि साहब ही गृह मंत्री हैं। तो ये स्थिति हो गई है। अब देखिए हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में ज्योति बसु थे, 25 बरस तक मुख्यमंत्री रहे, और जब बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने खुद कहा कि अब मुझे आराम की ज़रूरत है और अब मैं नहीं चला सकता। उसका बुद्धदेव भट्टाचार्य सीएम बन गए। तो वो एक तरीका होता है कि ठीक है, उम्र आप पर हावी होने लगी है तो आप इज्जत के साथ चले जाइए। अब ये तो नीतीश कुमार है कि एकदम हम फेविकोल लगाकर चिपक गए हैं कुर्सी से, और उसके बाद हम उठेंगे ही नहीं और कुछ बोलते रहेंगे, और पूरे अपनी तो इज्जत का फलूदा बन ही गया है पलटू राम का। पूरे बिहार को इन्होंने मजाक का पात्र बना दिया है। मतलब पूरे बिहार पर हिंदुस्तान हंस रहा है कि ये कैसा मुख्यमंत्री है। देखिए अभी मैं याद दिलाऊँ, कुछ महीने पहले जो उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ नवीन पटनायक सीएम थे, लगभग 20 बरस से सीएम थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, खामोशी से काम किया था, लेकिन बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इस चुनाव में जो वो हार गए, उनकी पार्टी अलग हो गई सत्ता से, उसकी एक वजह थी कि एक उनका वीडियो वायरल हो गया जिसमें उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था, थरथरा रहा था हाथ। और जो आईएएस थे, हाँ, पांडियन के साथ थे। तो ये बात उड़िया लोगों को लगी, उड़ीसा के लोगों को, कि भाई अब नवीन बाबू से चलेगी नहीं सरकार, अब नवीन बाबू बूढ़े हो गए हैं। और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि नवीन पटनायक जिनकी एक साफ सुथरी छवि थी और उन्होंने काम भी किया था, उनको लोगों ने सत्ता से मतलब बेदखल कर दिया। और यहाँ पर रोज रोज मतलब मुख्यमंत्री का एक अलग खेल हो रहा है, और किस दिन क्या बोल दें क्या कर दें किसी को नहीं मालूम। तो ये तो पूरे बिहार के लिए चिंता की बात है। 13 करोड़ लोगों का बिहार है, और 13 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री यदि इस तरह से दिमाग से पैदल हो जाए तो बताइए कहाँ जाएगा बिहार। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि जैसे ये बोल रहे थे कि 2006-7 के पहले कुछ था जी। तो एक बोला कि नहीं, 5 में जो है बिग बैंग हुआ, सही बात है, एलियंस डायनासोर आए। अब ये तो 2005 के पहले कुछ नहीं था। लगता है कि सृष्टि का निर्माण, जैसे हिंदू पौराणिक कथा में कहा था कि ब्रह्मा ने किया था, तो लगता है सृष्टि का निर्माण पलटू राम नहीं किया। 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं। और एक दिन ये सिद्धार्थ को बोलने लगे कि आपको कुछ पता है, हम 2006 से हैं यहाँ। वही मैंने कहा ना कि अब एक बार इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, वहाँ मनोज झा बैठे हुए थे, उसको उन्होंने कहा, पलटू राम ने कहा, अरे आपको तो हम ही ने बनाया है ना जी। बाद में पता चला कि वो मनोज झा को संजय झा समझ गए। हाँ, संजय झा समझ गए। तो ये रोज़ की आदत हो रही है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि पहले देखिए जो जदयू के प्रवक्ता थे थोड़ी रफूगिरी कर देते थे कि नहीं मुख्यमंत्री की मंशा ये थी, मुख्यमंत्री की मंशा वो थी। नीरज कुमार रफू कर पाएंगे इस चीज़ को? वही हो गया। अब तो रफूगिरी से बाहर की चीज़ हो गई ना। अब तो ये इतना ज़्यादा हो गया कि पहले जो बात बिहार में लोग दबी जबान में करते थे, काना फूसी में कर रहे थे कि ये क्या हो गया मुख्यमंत्री को, अब तो मतलब चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर, हर जगह जोर से चर्चा हो रही है कि भाई इनका तो दिमाग है ही नहीं काबू में। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप नारा बनाते रहिए, नारा गढ़ते रहिए कि 2025 फिर से नीतीश, 25 नीतीश करते रहिए, आप तो बंदी मिलाते रहिए। आप एक दिन बोल रहे थे, मैं देखा था किसी इंटरव्यू में या फिर अपने ही चैनल पे, कि कोई रोग हो जाता है, बिल्कुल, और लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अल्जाइमर, बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या है कि मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत मित्र डॉक्टर हैं, मैं संबंधी डॉक्टर हैं। वो लोग बताते हैं कि उम्र के साथ ऐसी बहुत सारी समस्या आती है। इसको एक तो डिमेंशिया कहते हैं, जिसमें सीधे आदमी याददाश्त खोने लगता है। एक जैसे राहुल सांकृत्यायन के बारे में वो बहुत कॉमन है। एक अल्जाइमर्स डिजीज होता है। एक जर्मनी के डॉक्टर थे अल्जाइमर, उन्होंने ही इस बीमारी की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर की बीमारी। उसमें तो ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने पर आदमी अपनी वाइफ को नहीं पहचानता है। जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन, उनको बाद में अल्जाइमर की बीमारी हो गई तो अपनी वाइफ नैन्सी को नहीं पहचानते थे, ये कौन लेडी है।
अच्छा। है ना, ये हालत हो जाती है। क्योंकि देखिए इसमें विज्ञान क्या है कि देखिए पूरा शरीर जो हम लोग का होता है वो कोशिकाओं से बनता है, सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मस्तिष्क भी कोशिकाओं से बनता है। तो बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती है। तो वो व्यक्ति की याददाश्त लुप्त होने लगेगी, वो व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहने लगेगा, एक ही सवाल को बार बार करेगा, और इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। और आम आदमी के साथ ये अक्सर देखने को मिलता है। तो आम आदमी में तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा उसके परिवार वालों को चिंता होती है, परिवार वाले इसको संभालते हैं। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके पास से बड़ी बड़ी फाइलें गुजरती है, हजारों करोड़ की योजनाओं की फाइल, कितनी तरह की फाइल, वो यदि कन्फ्यूज्ड हो जाए और उसका दिमाग काम नहीं करने लगे, तब तो ये बहुत अनर्थ हो जाएगा। जी, क्या ये मानसिक दिवालियापन के श्रेणी में आता है? चूंकि एलिजिबिलिटी में, योग्यता में बहुत गंभीर बात है जी। मानसिक वो लिखा हुआ होता है जब एलिजिबिलिटी आप देखते हैं जी तो, जी, कि दिवालिया यदि होता है तो ये मानसिक दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो क्या ये उस श्रेणी में आता है, मानसिक दिवालिया के श्रेणी में? अब श्रेणी में तो तभी आएगा, देखिए मेरे कहने से नहीं होगा ना आपके कहने से होगा, जब तक इसको डॉक्टर लोग मतलब बिल्कुल उसको ये नहीं कर देंगे, सर्टिफाई कर देंगे। और डॉक्टर लोग सर्टिफाई कर देंगे तब तो उनको मानना पड़ेगा। मान लीजिए एक 3 मनोचिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो मस्तिष्क रोग के विशेषज्ञ होते हैं, और वो लोग बाकायदा अपनी रिपोर्ट दे दें कि भाई अब इनके दिमाग की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, तब तो मुझे लगता है उनका कुर्सी पर बैठे रहना असंवैधानिक हो जाएगा। एक और मैं देखता हूँ नीतीश कुमार जी को कि महिलाओं को लेके जो है मतलब कुछ अतिरिक्त रुझान है। अतिरिक्त, हाँ, अतिरिक्त मतलब रुझान उस है। दिन भी देखिए जिस तरीके से बोला गया विधान सभा में, विधान पार्षद, वो दोनों जगह पे, मतलब दोनों सदनों में, दोनों सदन में, और फिर विधान परिषद में भी बोला गया, और एक ही चीज़ को बिल्कुल कैसे कोई रिपीट कर सकता है? और फिर अगले दिन मैंने सुना कि बोल रहे हैं कि मैं कल क्या बोला था इसका हमको अभी आभास हो रहा है। तो ये तो लगता है भंग की तरंग में है। नहीं, सही बात है। मुझे लगता है अब ये भी एक मानसिक ग्रंथि ही हो सकती है। ये भी अब डॉक्टर लोग ही बताएंगे या जो मनोचिकित्सक हैं वही बताएंगे कि भाई महिलाओं से ये इनका ये मतलब क्या इसको कहा जाए, ऑब्सेशन क्यों है, महिलाओं के प्रति अतिरिक्त रुझान क्या है। प्रगति यात्रा है तो बार बार उसमें जीविका दीदियों के बीच ही जाते हैं। ठीक है, जीविका दीदी भी राज्य का एक हिस्सा है, लेकिन बाकी भी इतना बड़ा देखिए बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है 1 महीने से, है ना। बीपीएससी आंदोलन अब मतलब राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। अब राहुल गांधी आके गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई प्रादेशिक नेता नहीं है। मैं अभी इसी सवाल पे लेकिन पलटू राम का एक आधिकारिक बयान नहीं आया, जो पहले जनता दरबार लगाते थे और खुद छात्र आंदोलन की उपज है। लेकिन बार बार आप जीविका दीदियों के बीच में चले गए, और बार बार लगता है कि पूरी जो आपकी प्रगति यात्रा है वो एकदम जीविका दीदियों से आप चाहते हैं कि कुछ मीठी मीठी बातें कर दे। तो ये भी लगता है मुझे कोई मानसिक ग्रंथि ही हो, ये भी कुछ असामान्यता ही है। जी, डीके टैक्स के बारे में भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये क्या है? अब तेजस कौन सी पहल नेता है? प्रतिपक्ष ने उठाई है बात डीके टैक्स। अब मुझे बताया गया है कि पलटू के कोई करीबी हैं, वो आजकल ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत पैसे वसूल रहे हैं, तबादला। अब बिहार में सारे उद्योग तो खत्म हो गए, एक ही उद्योग बचा है, तबादला उद्योग। देखिए आप पलटू बोल रहे हैं, इसी शब्द पे जो है विधान परिषद से सदस्य सुनील कुमार मेरी कौन सी सदस्यता जाने वाली है? नागरिकता तो नहीं सुनाएगी ना। इसी एक शब्द पे जो है, और पता नहीं कि गया कि नहीं गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगता है सुप्रीम कोर्ट अब मान लेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भाई सच में पलटू है, तब तो भाई इनकी बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनकी भी देखिए, ये लोग कितना हड़बड़ी में ललन कुमार जो है उसको नॉमिनेट कर देते हैं, जबकि मामला अभी न्यायालय में लंबित है, सब जुडिस है। हाँ, ये तो अवमानना का मामला इन लोगों पर चल जाएगा, है ना। सब जुडिस है। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस है, तो आपको इतनी खुजली क्यों हो गई कि आप तुरंत वहाँ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं? तो डीके टैक्स वाला हम लोग, डीके टैक्स वाली वही बात है कि पलटू के कोई करीबी हैं। अब डीके टैक्स का रेट भी बहुत सुन के लोग चौंक रहे हैं। क्या टैक्स का रेट है? किसी बड़े जिले में एसपी बनने के लिए भी 50 लाख रुपए डीके टैक्स चल रहा है बिहार में। ये स्थिति है, और अब ऐसी अराजक स्थिति आ गई, अच्छे आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। ये भी एक नई घटना है। अब बता रहे, जैसे शिवदीप लांडे 2000, काम्या मिश्रा 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप लांडे, 2019 बैच की काम्या मिश्रा, इन लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। और एक और जो डीआईजी पद पे थे,
क्या नाम है उनका, लेट्स इंस्पायर बिहार वाले, नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। विकास वैभव का कुछ आ रहा था, विकास वैभव ने इस्तीफा नहीं दिया है, वो अपना लेटेस्ट बिहार चला रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो तो वो कह रहे थे नीतीश कुमार, उनके बारे में दर्शकों को बता दूं कि कह रहे थे कि नीतीश कुमार कह रहे थे विकास वैभव के बारे में कि होतकर के साथ में कुछ हुआ था तो बताना चाहिए था। तो भाई किसके पास जाके बताए, उन्होंने ट्वीट कर दिया तो उनको जो है गुस्सा आ गया। हाँ, वो होमगार्ड्स में जब विकास वैभव थे और शोभा मैडम थी तो दोनों के बीच कुछ मतलब खटपट हुई थी, उसका विकास वैभव को वहाँ से हटा दिया गया था। तो विकास वैभव ने नौकरी नहीं छोड़ी है। क्योंकि आप खुद आईपीएस रहे हैं तो किस तरीके से देखते हैं ये क्यों हो रहा है? वो बिहार में ही हो रहा है, आप देख लीजिए, इतने स्टेट हैं उत्तर भारत में, कहीं नहीं हो रहा है इस तरह से। अब क्या होगा देखिए, अब बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है कि तो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम हैं, वो माफिया डॉन के एकदम आज्ञाकारी चपरासी बन गए अनंत सिंह के। अब इसको लेके क्या हो गया है कि आईपीएस अफसरों में एक बेचैनी है, एक घुटन का माहौल हो गया है। मुझे भी फ़ोन करके एसपी लोग बताते हैं, डीआईजी लोग बताते हैं कि सर बहुत ख़राब स्थिति है फील्ड में, किसी क्रिमिनल पर आप हाथ नहीं डाल सकते, तुरंत सीएम हाउस से या सीएम ऑफिस से फ़ोन आ जाता है। तो दूसरे जगह पे नहीं जाना चाह रहे हैं। अभी देखा गया कि एक जो है मंत्री के भाई जो हैं किसी का अपहरण करके ले गए लोग। बिल्कुल, वहाँ की घटना हुई है पश्चिमी चंपारण में। रेणु देवी बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार की डिप्टी सीएम भी रही है। उसका एक गुंडा भाई है रवि कुमार पिन्नू, उसने क्या किया कि जाके वहाँ मुफस्सिल थाना में कर दिया। एक कोई शिव पूजन महतो नाम का रेणु जो देवी हैं वो तो बीजेपी से ही जुड़ी, भाजपा के राम भक्त हैं, और उसको पुष्पांजलि होटल में ले गया और पिस्तौल के नोक पर उसको कहीं कहीं कागज़ पर दस्तखत करा लिए, और वो पूरा माजरा सीसीटीवी में कैद हो गया। तेजस्वी ने अपने लैपटॉप में उसको दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब जाके मैंने भी अपने चैनल पर दास बोले बिंदास में उस पर एक पूरा एपिसोड बनाया था। तब जाके पुलिस पर दबाव बनाया है तो अब उसने सरेंडर किया। ढोल मजीरा लेके गए थे ढोल मजीरा लेके गए थे कि अब बुलडोजर चल जाएगा। अब देखिए, ये पहले भी इसने ऐसा किया है गुंडाई, और हर बार रेणु देवी का एक रटाया रटाया बयान आता है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उसको जानती ही नहीं हूँ, अरे कोई मजाक है, आपके नाम पर ही वो कूद रहा है। कायदे से तो रेणु देवी को इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से, पलटू राम को उनका इस्तीफा लेना चाहिए कि क्या मजाक है, आपका भाई पूरा नंगा नाच किए हुए है। लेकिन रेणु देवी का एक बड़ा रटाया रटाया हर बार जवाब आता है कि नहीं, मेरा तो उससे कोई संबंध ही नहीं, मैं तो कुछ जानती नहीं, कौन है क्या है, ऐसे थोड़ी चलता है। नीतीश कुमार, चूँकि मैं एक बीपीएससी अभ्यर्थी भी हूँ तो, और मैं पिटिशनर भी हूँ हाई कोर्ट में, क्या लगता है कि नीतीश कुमार बीपीएससी के मामले में कुछ सुन पाएंगे, और क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अगर नहीं सुन पा रहे तो सुन तो इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा माफिया की कठपुतली है। ये बात मोटी समझने की है। देखिए, बिहार में कुछ भी आप कह लीजिए, बिहार को माफिया ही चलाता है। सत्ता के गलियारों में शराब माफिया की पैठ है, बालू माफिया की पैठ है, शिक्षा माफिया की पैठ है, किस्म किस्म के माफिया हैं। पलटू राम शिक्षा माफिया कि ये है, मतलब आप कह सकते कठपुतली है, और इसलिए वो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, उनको शिक्षा माफिया कुछ करने ही नहीं देगा। देखिए, संजीव मुखिया का नाम दर्शकों को पता होगा, बिहार में जितने भी पेपर लीक होते हैं उसमें संजीव मुखिया का नाम आता ही आता है। पलटू राम के ही गांव का है, नालंदा का है, और उनके गांव का नहीं, उनके जिला का है, और वो फरार है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। अभी देखिए 7 तारीख को, इसी 7 जनवरी को पीएमसीएच में चाणक्य हॉस्टल एक है, चाणक्य हॉस्टल में दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 42 है, उसमें डॉक्टर अजय कोई रहता था, पीजी पास आउट है, मतलब कायदे से उसको कमरा खाली कर देना था। उसके कमरे में आग लगी तो 10 लाख रुपए तो नकद जले हुए पुलिस को मिले। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का जला हुआ OMR शीट मिला, नीट के जले हुए एडमिट कार्ड्स मिले, ब्लैंक चेक्स मिले। क्या हो रहा है भाई? और डॉक्टर अजय सुनते हैं कि नेपाल भागे हुए हैं, वहाँ पुलिस अपना हाथ पैर मार रही है अंधेरे में। और वो भी हुआ ना, डॉक्टर अजय पहले गिरफ्तार होते हैं पुलिस के द्वारा, और फिर पुलिस बोलती है कि चकमा देके भाग गया। क्या मजाक है? कौन सा चकमा दिया? कौन सा चकमा दे दिया कि पैसा दे दिया, कैसे भागा? अब ये लोगों ने मजाक बना लिया, एक के बाद एक देखिए हो रहा है। अब सिपाही भर्ती में देखिए, सिपाही भर्ती में संजीव सिंघल चेयरमैन था चयन पर्षद का। 1 अक्टूबर 2023 को उसका पेपर लीक कर गया। उसके बाद पता चला कि संजीव सिंघल ने पेपर छापने का जो ठेका दिया था वो एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को दिया था कलकत्ता में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हवा में है वो। और उस प्रिंटिंग प्रेस जो भी फर्जी था, उसके लोगों ने EOU को बताया, आर्थिक अपराध इकाई को, कि भाई हमसे 10% कमीशन लेके दिया गया था। अच्छा। तो कायदे से इसमें संजीव सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन संजीव सिंघल चयन पर्षद से हटा तो अभी ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना हुआ है। ये तो बिहार का हिसाब किताब है।
तो आपने कहा कि बीपीएससी में क्यों नहीं सीएम कुछ कह रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? जो पलटू राम है वो तो शिक्षा माफिया की कठपुतली है। जब चुनाव होंगे तो फंडिंग कौन करेगा? यही माफिया वाले ना फंडिंग करते हैं। इतना जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो फंडिंग कौन करता है? यही माफिया वाले, यही बालू माफिया, यही शराब माफिया, यही शिक्षा माफिया, यही ट्रांसपोर्ट माफिया, यही लोग ना फंडिंग करते हैं। क्यों अपराधीकरण है इतना पॉलिटिक्स में यहाँ पे? अपराधीकरण तो देखिए, सही आपने कहा, यदि कांग्रेस और वाम दलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी पार्टियां, नहीं, इनको तो देख के यही लगता है, या फिर और जो अपने आप को समाजवादी भी बोलते हैं कि यार तुम लोग से तो अच्छा था कांग्रेस का टाइम में, बिल्कुल 90 के पहले का बिहार तो कम से कम इससे तो अच्छा था, बिल्कुल। ऐसे तो अपराधीकरण नहीं हुआ था, ऐसे तो जातिवाद नहीं हुआ था उस समय। बिल्कुल। तो अपराधीकरण तो देखिए एक बहुत बड़ी समस्या। अभी हम मान लीजिए बिहार के संदर्भ में बोले, अभी 4-5 दिन पहले जो चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सिवान गए हेलीकॉप्टर से, क्यों गए? तो भाई खान ब्रदर्स हैं, अयूब खान और रईस खान, दोनों क्रिमिनल हैं, दोनों को गले लगाने के लिए दोनों को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। चर्चा है कि उसमें से कोई एक भाई को रघुनाथपुर से टिकट मिलेगा। तो क्या बीजेपी देने देगी? भाजपा क्यों नहीं देने देगी? भाजपा देने देगी? क्यों नहीं देने देगी? भाजपा का अपना दामन, एक बार जब आपने इतनी सीटें दे दी तो फिर वो उसका आंतरिक मामला हो गया कि मैं वहाँ किसको खड़ा करता हूँ। और भाजपा वाले किस मुंह से बोलेंगे? भाजपा में तो खुद एक से एक गुंडे मवाली सब वॉशिंग मशीन में धुल के राष्ट्रवादी बने हुए हैं। भी देखा गया कि इनका जो मतलब जो घटक दल है उसका मुख्तार अंसारी का बेटा शामिल है उस घटक दल में। तो इसलिए भाजपा किस मुंह से बोलेगी? तो ये मैंने कहा कि देखिए अपराध का ये हो रहा है। और उसमें देखिए मैं नेताओं से भी ज़्यादा मैं इस बिहार की जनता को मानता हूँ दोषी, क्योंकि यहाँ की जो जनता है बिहार की, उसका जो दिमाग है इतना सड़ चुका है कि आप देखेंगे कि जाति धर्म के नाम पर वो पब्लिक। कल मैं हॉस्पिटल गया था सर, और मुझसे एक लगभग 55-57 साल के व्यक्ति ने बातचीत के दौरान में जाति पूछा मुझसे। तो ये तो बिहारियों की पुरानी बीमारी है। तो यहाँ तो शमशान में मिलेंगे, वहाँ भी जाति पूछ लेंगे, आप तो अस्पताल में ही पूछा। तो इन लोग का देखिए, अब यहाँ की जो जनता है वो जाति धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बनाती है। मैंने देखा है पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने देखा है पढ़े लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करते, मैंने देखा है पढ़े लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो अनपढ़ और जाहिलों की बात छोड़ दीजिए, बड़ा वर्ग है। हाँ। और इसलिए अनपढ़ और जाहिलों की बात छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बौद्धिक होने का दावा करते हैं, बुद्धिजीवी बनते हैं, उनका भी दिमाग में ऐसी सड़न पैदा हो गई है कि वो अपनी जाति और धर्म के गुंडे मवालियों को जस्टिफाई करेंगे, उनको महिमा मंडित करेंगे, उनको हीरो बना के पेश करेंगे, नायक बनाने पर पेश करेंगे। राजपूत लोग अपना अनुग्रह नारायण सिंह को क्यों नहीं हीरो मानते? भूमिहार जो यहाँ की आबादी है, ब्राह्मणों में भी वही सेम कहानी, वही बात है ना। वो अपना श्री कृष्णा सिंह को क्यों नहीं मानते? वही बात है ना कि आपकी जाति धर्म में अच्छे लोग भी तो हुए, नहीं महान लोग, महापुरुष भी तो हुए। क्या सारे भूमिहार अनंत सिंह ही बन गए? रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे भूमिहार? या क्या सारे राजपूत आनंद मोहन ही बन गए? क्या अनुग्रह बाबू नहीं थे? लेकिन ये भी एक निगेटिविटी आ गई है कि हम जो गुंडे मवाली, हम उन्हीं के पीछे दौड़ेंगे, हमको अच्छा ही नहीं पसंद है। प्रभुत्व वाला लोग जो प्रभु, और उनका लगता है जैसे कि ये लोग उसको महिमा मंडित कर देते हैं कि अरे आनंद मोहन है शेरे बिहार, शेरे बिहार। अरे क्या शेरे बिहार? उसने एक निर्दोष आईएएस ऑफिसर का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया। वो मतलब एक विशुद्ध गुंडा मवाली खूनी है, उसमें आपको ये शेर की बात कहाँ से दिख रही है? आपने वो फाइल भी खुलवाया, आपने ही खुलवाया? मैंने ही तो फाइट किया बिहार में। अब अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये स्थिति हो गई कि 13 करोड़ बिहारियों में 13 लोग नहीं है जो सही के लिए आवाज उठा सके। ये स्थिति है। आनंद मोहन की बात आप कर रहे हैं। आनंद मोहन ने एक आईएएस का खून किया था और पलटू राम ने उसको डंके की चोट पर छोड़ दिया, तो मैनुअल में संशोधन करके। तो कायदे से आईएएस एसोसिएशन को उसका विरोध करना चाहिए था। बिल्कुल। बिहार में बाकायदा एक आईएएस एसोसिएशन है, जिसके बाकायदा एक अध्यक्ष महोदय है, एक सचिव महोदय है, सब कोई है। तो क्या करते हैं वो? वही मर्दाना कमजोरी के शिकार है ना। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि पूरा आईएएस एसोसिएशन मुंह में दही जमा के बैठा रहा। इतना तक नहीं हुआ, मैं तो कहता था कि भाई आईएएस लोग थोड़ी शर्म करो। एक दिन के लिए सब लोग यदि बाह में काली पट्टी बांध के आ जाते ऑफिस में, तो उसी से एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता पूरे हिंदुस्तान में कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आज आईएएस अधिकारियों ने बाह में काली पट्टी बांध के ड्यूटी की। लेकिन उसकी भी इनको औकात नहीं है।
ये लोग सिर्फ गरीबों पर भौंकना जानते हैं। ये जितने IAS IPS हैं तो 99% लोग हैं जो सिर्फ गरीबों पर भौंकना जानते हैं और मुख्यमंत्री के सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना जानते हैं। जी, छात्रों का बहुत बड़ा समूह है जो इस बार NDA के खिलाफत में खड़ा है, विरुद्ध में खड़ा है। एकदम खड़ा होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं इसका स्वागत करता हूँ, है ना। देखिए, NDA की सरकार अभी केंद्र में भी है, बिहार में भी है, और दोनों सरकारों ने, चाहे मोदी की सरकार हो या पलटू की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जो है ना युवाओं का कहिए कि बंटाधार कर दिया है। बिहार सर तीसरे नंबर पे है फौज के मामले में, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वगैरह में जो लड़के यहाँ से बहाल होते हैं। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ पर जो है जिस तरीके से अग्निवीर योजना लागू की गई, तो सीधे सीधे बिहार का जो ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा लड़का है, जिसे हमारे गांव, मैं औरंगाबाद के गांव से आता हूं, अभी वो भी रेड कॉरिडोर में ही मेरा एरिया आता है। जहानाबाद हट गया लेकिन वो रेड कॉरिडोर में है, यानी नक्सल प्रभावित है। तो वहाँ पे जो लोग दौड़ पाते थे, अच्छा गरीब घर से थे, लेकिन वो एक घर में 4 भाई, चारों जो है फौज में गए। ये कहानी है हमारे गांव का। लेकिन अभी के समय में क्या होगा उन गरीब परिवारों का या आप बताइए, मध्यम परिवारों का? आप मोदी जी से पूछिए, है ना। मोदी जी कहते थे 2014 में, याद दिला दूं, कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब 10 बरस तो इनकी सरकार का हो गया, ये 11वां बरस है। तो क्या 10 बरस में इन्होंने 20 करोड़ लोगों को नौकरी दी? अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। और आपने सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है, और अग्निवीर क्या करेंगे 4 साल बाद? सड़क पर। ना आपको पेंशन की सुविधा मिलने वाली है, ना कोई ग्रेच्युटी मिलने वाला है। आप मारे गए तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मतलब पूरी तरह से आपने व्यवस्था को ख़त्म करके रख दिया है। और रेलवे को देखिए, रेलवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला यदि कोई एक विभाग था तो भारतीय रेल था। और अब देखिए रेलवे का जो आता है, अभी असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियां आई थी, 6,000 भी नहीं थी, 5,000 कुछ 600 थी, जो 60-70 हज़ार होनी चाहिए थी असिस्टेंट लोको पायलट में। उसके पहले आपको RRB NTPC में इतनी धांधली हुई, कितना हंगामा हुआ, वो भी रेलवे का ही हुआ। तो रिवाइज रिजल्ट तक जारी कर। अभी SSC में कल मैं देखा कि मुजफ्फरपुर में जो है एक सेंटर पे बवाल हुआ। हाँ, SSC CGL में CHO की जो बहाली थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसमें धांधली हो गई। उसमें पूरा पेपर लीक कर गया और उसको सील किया गया। कल राहुल गांधी ने बजाते बोला कि पेपर लीक का अड्डा है, तो आज ललन सिंह का जो है जवाब आया है। खैर, ललन सिंह अब क्या जवाब देंगे? इनको तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो ये लोग, मैं क्या कहूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष नेता लोग हैं ललन सिंह लोग। DM चंद्रशेखर सिंह पर क्या बोलिएगा, जो थप्पड़ मारते हैं बच्चे को? अब थप्पड़ मारना तो यही है ना कि बड़े बड़े, यदि DM इतने पटना के जांबाज जिलाधिकारी हैं, तो कभी जरा अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेकर दिखा दे तो मान जाऊंगा कि सच में जांबाज है। अनंत सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दे, NSA लगा दे तो मान जाऊंगा कि सच में जांबाज है। ये पढ़े लिखे सीधे साधे बच्चों पर थप्पड़ चलाना कौन बहादुरी है? और उसमें तो अब तो बहुत सारा विवाद हो रहा है। वो जो राम इकबाल सिंह जो मर गए, जो मैं गया था उनके बापू परीक्षा केंद्र वाले जो थे, केंद्राधीक्षक थे, और 11 बजे मृत्यु हुई है। और पेपर तो बकायदे बटा है 12 बजे तब, और 11:55 12 बजे के आसपास में तब, और 11 बजे ही मृत्यु हो गया, यानी उनको पता होगा तब। और बहुत सारी बातें आ रही हैं। उनका भतीजा कह रहा है कि उनके छाती पर लात मारी गई, क्या हुआ क्या नहीं, एक अलग ही है। तो मैंने कहा ना, भटकते रहे शॉ लेने के लिए, और उनको एक्चुअल में बताया भी नहीं गया कि कहाँ पे जो है बॉडी है और कौन हॉस्पिटल में है। तो ये बताइए, क्या ये स्थिति है? क्या संवेदनहीनता हो गई है? क्या स्थिति है जो कुछ हो रहा है? देखिए, बिहार कहें या बिहार में आप क्या पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो एकदम मतलब रसातल में जाने की स्थिति है ना। मीडिया भी वैसा ही हो गया। अभी एक पगला पहुंच गया है कुंभ मेला में, IITian था, है ना, कहता है कि शमशान में हड्डियां चबाता था। अब उसको मीडिया वाले ऐसे दिखा रहे हैं कि कौन नोबेल पुरस्कार लेके आ गया भौतिकी का, है ना। बताइए आप, ये तो साफ बात है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, तभी मैं कह सकता हूं कि ये व्यक्ति मानसिक रोगी है ना। यदि मुझे खाना होगा तो मैं पूरी जलेबी खाऊंगा कि शमशान में हड्डी चबाऊंगा? तो साफ बात है कि मानसिक रोगी हैं, आपको मनोचिकित्सा की आवश्यकता है। और उसको मीडिया ऐसे दिखा रहा है, मतलब इतना उसका इंटरव्यू लेके लगा कि मतलब भौतिकी या रसायन का नोबेल पुरस्कार लेके वो भाई साहब आए हैं।
तो क्या होगा इस देश में? बिहार में क्या है आप ऐसे लोगों को रोल मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप महिमा मंडित कर रहे हैं जो मानसिक रोगी हैं, तो इस देश का युवा कहाँ जाएगा? बिहार में क्या है मीडिया का? बिहार में वही मीडिया है जो कि पूरे हिंदुस्तान में है, वही मीडिया है जो पत्रकार लोग हैं पत्तलकार बन गए, है ना? कहा ये भी गया कि 4 साल में 395 करोड़ का प्रिंट में ऐड दिया अब तो पूरा वही खेल ही हो गया है जो मैं तो कहता हूं कि पलटू विकास पुरुष नहीं विज्ञापन पुरुष है ना? तो अब तो विकास पुरुष लोग विज्ञापन पुरुष हो गए हैं और विज्ञापन का इतना खौफ है कि कोई अखबार खुल के नहीं लिख सकता है सरकार के खिलाफ, उसका तुरंत सरकारी विज्ञापन बंद कर देगा जनसंपर्क विभाग। फिर जो संपादक है उसके सर पर प्रबंधन चढ़ जाएगा कि भाई सारा तो विज्ञापन बंद हो गया है। आजकल यूट्यूबर्स को भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपको भी विज्ञापन मिलेगा विज्ञापन मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। सही बात है। ये लोग तो देखिए सबको खरीदने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स से बिका हुआ है, ऐसा थोड़े है। 1 लाख से ऊपर जाएगा तो बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंच जाएंगे जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन लेने के लिए। कहा जाए कि भाई पलटू कुछ भी बोले तो उसको नहीं दिखाना है, यही दिखाते रहना है कि बिहार में विकास की आंधी चल रही है और तरक्की का तूफान चल रहा है। तो नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा 2025 में? भविष्य तो अंधकार में है। एज अ स्टूडेंट मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं वोट नहीं करूँगा। नहीं, बस आप ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं क्योंकि पूरा युवा वर्ग इनसे नाराज़ है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ बेरोज़गारों को कि भाई खुद को कमज़ोर मत समझिए। आप सारे बेरोज़गार मिल जाएंगे तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे और आपके पास नवंबर में एक मतलब बदला लेने का आपका सुनहला मौका है। शांतिपूर्ण तरीके से बदला लीजिए, मतदान के जरिए बदला लीजिए। अंतिम सवाल, क्या बीपीएससी के अभ्यर्थी जीतेंगे? अब कोर्ट पे ट्रस्ट किया जाए। अब कोर्ट पर ट्रस्ट किया जाए, वही उम्मीद की आखिरी किरण है ना? और ऐसे इस हद तक तो नैतिक विजय तो ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि बीपीएससी वालों को मैं सलाम करूंगा बच्चों को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाया है और पूरा शांतिपूर्ण उनका आंदोलन रहा है, जबकि सरकार की ओर से बहुत भड़काऊ काम किए गए। भड़काऊ बहुत सारे लोगों पे केस, लेकिन कोई तोड़-फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से इन बच्चों ने सत्याग्रह किया है। तो ये तो खैर एक बिहार में इन लोगों ने मतलब एक मैं कहूँगा कि इतिहास रचा है क्योंकि ये युवा लोग चाहते तो बहुत मतलब गलत कर सकते थे, हिंसक हो सकते थे और रेलवे के एग्जाम के बाद में हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। के बाद में भी हुआ था, बहुत पूरे देश में ऐसा होता है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। इसके लिए मैं इन लोग को सलाम करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ में अमिताभ दास सर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।